अस्सलाम वालेकुम। द राइट वे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से बियॉन्ड करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैं आप सबको एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। आज हमारी डिस्कशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होगी जो कि जिसमें इंक्लूडेड है आपका वर्ल्ड ऑर्डर, क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान की इकोनॉमिक फोरकास्ट और ऑन गोइंग यूएस एंड ईरान वॉर। अब इन टॉपिक्स में से जो सबसे पहली डिस्कशन होगी वो रप्चरिंग वर्ल्ड ऑर्डर, जो जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर रप्चर हो रहा है पर्टिकुलरली यूएस और यूएस के जो ट्रम्प 2.0 के बाद। तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट आज मैंने नोट डाउन किया वो द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और वो उस आर्टिकल का नाम था द रप्चरिंग वर्ल्ड ऑर्डर इज़ नो बिग डील और ये लिखा है स्टीफन मार्के ने। और इस आर्टिकल की जो बेसिक डिस्कशन थी ना वो ये थी कि पहले वो बताता है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर में रप्चर आया है इसकी मैनिफेस्टेशंस कहाँ से शुरू हुई या कौन सी मैनिफेस्टेशंस थी। इसमें वो जो चंद मैनिफेस्टेशन बताता है उसमें सबसे पहली थी कि जो जब ट्रम्प 2.0 इरा शुरू हुआ, ट्रम्प का दूसरा टर्म आया, तो पहले पहले ट्रम्प ने कनाडा को एनेक्स करने का थ्रेट किया। कैसे कि ट्रम्प यूज टू से दैट कनाडा इज जस्ट जियोग्राफिक एक्सप्रेशन और उसकी कोई हिस्टोरिकल या सिग्निफिकेंट नहीं है। वो कनाडा को यूएस का पार्ट समझ रहा था और मुसलसल या कंटिन्यूसली वाज थ्रेटनिंग टू एनेक्स कनाडा। सो उस वक्त जो अलाइज थे कनाडा यूज टू बी कंसिडर्ड एज बी टीम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और वो उनके जो रिलेशंस थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इकोनॉमिक रिलेशंस हो, कल्चरल हो या जो है डिफेंस रिलेशंस हो। तो एक रप्चर वहां पर आया। फिर ट्रम्प ने जो दूसरी मैनिफेस्टेशन हुई जब ट्रम्प ने थ्रेट किया ग्रीनलैंड को एनेक्स करने का। अब ग्रीनलैंड आपको पता है कि डेनमार्क की जो है वो टेरिटरी है और ग्रीनलैंड को ट्रम्प की जो एनेक्स करने की जो वजूहत वो बता रहा था, वो कह रहा था कि हमें जो है इस थिएटर पे जो मिलिट्री सर्विलेंस के लिए ग्रीनलैंड की लैंड जो है वो रिक्वायर्ड है और वो ग्रीनलैंड इस और उस पार्ट पे है जहां पर इस वक्त जो ग्लोबली सबसे ज्यादा जो कंपटीशन चल रहा है जिस रीजन पे वो है आपका आर्कटिक ओशन। और उस ओशन में मिनरल्स और जिस तरीके की जो है अपना नए जो है सी रूट्स, क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरीके से वहां पर बर्फ पिघल रही है तो नए सी रूट्स जो है नजर आ रहे हैं और ग्रीनलैंड एक फ्यूचर के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट पोजीशन है। तो ट्रम्प ने थ्रेट किया उसको ग्रीनलैंड को एनेक्स करने का। उसके बाद जो तीसरी मैनिफेस्टेशन थी वो थी फ्रेंड्स हों या फोज हों या दुनिया में कोई भी कंट्री हो, ट्रम्प ने यूनिलैटरली टैरिफ्स इम्पोज किए और यूरोप पे भी जो है रिलेंटलेस टैरिफ्स इम्पोज किए यूरोपियन कंट्रीज पे, जिसकी वजह से जो रिलेशंस हैं या एक जो ऑर्डर कंसीडर हो रहा था ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर उसको रप्चर फील हुआ। और ये एक नए एक जो है ना इस पर्सपेक्टिव में बहुत बड़ी डिबेट थी। और चौथी जो चीज मैनिफेस्टेशन थी वो बिगेन टू अंडरकट द नेटो। अब नेटो कैसे अंडरकट कर रहा था? यूएस ने 12 ट्रम्प ने ये कहा था कि अंडर नेटो वी आर प्रोटेक्टिंग सम कंट्रीज जो कि हम जिन्हें जानते भी नहीं है या जिनका हमारे साथ कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि नेटो एक अलायंस है। फॉर सपोज चेक स्लोवेकिया पे कोई अटैक होता है तो यूएस हैज टू रिस्पॉन्स। तो उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि हमारी जिनके साथ कोई हिस्टोरिकली या इकोनॉमिकली या कोई इतने बड़े टाइज ही नहीं है कंट्रीज के साथ, तो वी आर नॉट गोइंग टू कमिट के हम उनके बिहाफ पे लड़ेंगे। तो ट्रम्प ने एक प्रेशर क्रिएट किया नेटो पे कि हम नेटो को जो है हम खुद भी नेटो के आर्टिकल 5 की कमिटमेंट से बैक हो रहे थे और बहुत सारी इस पर्सपेक्टिव में जो है वो एक जाहिर हो रही थी चीज कि ये जो इतना बड़ा ग्लोबल सिक्योरिटी अलायंस है इसको रप्चर पहुंचाए। अब ये जो चीजें थी ये सारी मैनिफेस्ट कर रही थी कि ग्लोबल ऑर्डर शेक हो रहा है और नया ऑर्डर इमर्ज होगा मल्टीलैटरलिज्म का और इस तरीके से। लेकिन इस आर्टिकल की जो डिबेट थी ना वो ये नहीं थी। इस आर्टिकल का पर्सपेक्टिव ये था कि इवन यूएस की जो ये थ्रेट्स थे या यूएस की जो पोजीशन थी चीजों पे, चाहे वो ग्लोबल ऑर्डर को कितना भी नुकसान दे रही हो, लेकिन फिर भी इन कंट्रीज ने जो है ना वो एक टर्म यूज किया था ऑप्टिमिस्टिक
ऑप्टिमिस्टिक डिटर्मिनेशन शो की, और वो इस ऑर्डर की जो ब्रेकडाउन था उसे वो रोक पाए। वो कैसे? अब ऑप्टिमिस्टिक डिटर्मिनेशन क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये आपको हेल्प करेगा जब भी आप ऐसे कोई ग्लोबल ऑर्डर पे, वर्ल्ड ऑर्डर पे या इन चीज़ों पे अटेम्प्ट करेंगे तो ये वर्ड आपको यूज करना है। अब ये क्या है था ऑप्टिमिस्टिक डिटर्मिनेशन? एक ऐसा बिलीफ होता है जिसमें आपके जो आउटकम एक्शंस जो है ना वो आपके आउटकम्स को शेप करते हैं। आप रिफ्यूज करते हैं गिव अप करना, चाहे हालात कैसे भी हों। इसी पर्सपेक्टिव में यूरोप ने या जो अमेरिकन अलाइज थे, इस आर्टिकल की डिबेट ये थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। यूएस की जो भी मतलब एक्शंस थे ट्रम्प के, उन पे हार नहीं मानी और उन्होंने अपने ही जो है पोटेंशियल पे या अपने ही जो एफर्ट्स पे इस ऑर्डर को बचाया। अब वो कैसे बताता है? कहता है कि जो अपना एक और जो टर्म यूज करता है ना, वो कहता है कि चेस में एक रूल है। एक चेस के जो ग्रैंड मास्टर थे एरोन निम्जोविच, उन्होंने उनका एक रूल है जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पे भी अप्लाई होता है। वो ये है कि द थ्रेट इज स्ट्रॉन्गर देन द एग्जीक्यूशन। व्हाट डज इट मीन? दिस इज अ बेस्ट हेडर और द बेस्ट जो है पंच लाइन जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने उसको ऐसे को। अब इसका मतलब होता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ पोटेंशियल अटैक इज ऑफन मोर डैमेजिंग देन द अटैक इटसेल्फ। ये जो है ना कि द थ्रेट इज स्ट्रॉन्गर देन द एग्जीक्यूशन, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम या कोई थ्रेट जो है वो उसका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है बनिस्बत उस अटैक या उस थ्रेट के। अब ये ही केस ग्लोबल पॉलिटिक्स में हुआ। ट्रम्प जिस तरीके से थ्रेट कर रहा था ना कि नेटो की कमिटमेंट्स को छोड़ दूंगा, मैं जो है टैरिफ्स इंपोज कर दूंगा, या मैं ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर लूंगा, या मैं कनाडा को ऑक्यूपाई कर लूंगा, ये जब एक थ्रेट की फॉर्म में था ना तब उन्हें ये ज्यादा चीजें लग रही थी। लेकिन जब उन्होंने उसके बावजूद जो है यूरोप ने जो जब ये मैनिफेस्टेशन इसकी आई तो यूरोप ने खुद को बिल्ड किया या अमेरिकन अलाइज ने खुद को बिल्ड किया, तो इट वाज नॉट इन इटसेल्फ अ बिगेस्ट थ्रेट। कैसे कैसे कनाडा ने क्या किया? जब इकोनॉमिक प्रेशर यूएस असर्ट कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड एंड ऑल दोज थिंग्स, तो कनाडा ने क्या किया? कनाडा ने अब प्राइम मिनिस्टर कार्नी जो मैकॉर्नी है उनके अंडर तकरीबन 100 से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड डील साइन कर ली इन इट्स रिस्पॉन्स, यूएस के रिस्पॉन्स पे, थ्रेट्स के रिस्पॉन्स पे। और उसी तनाजुर में इस आर्टिकल में डिस्कशन थी कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया? यूरोपियन यूनियन ने भी इस थ्रेट को एक हिम्मत के साथ या एक स्ट्रॉन्गर टर्म्स में रिटेलिएट किया। वो कैसे किया? उन्होंने यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी 2024 में फॉर्म की, जिसके मुताबिक जो यूरोप है वो अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को ज्यादा बढ़ाएगा या स्ट्रेंथन करेगा या इंक्रीज करेगा विद इन द यूरोप। अब विद इन नेटो एक ट्रांस एटलांटिक ट्रीटी है, लेकिन ये जो यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी थी ना 2024 में, ये स्पेसिफिकली यूरोप से रिलेटेड थी। तो यूरोप ने ये नहीं कहा कि नेटो अगर ट्रम्प की जो कमिटमेंट्स हैं दोज आर वीकनिंग अवर सिक्योरिटी पोजीशन, दे रिबाउंड देयर सेल्फ एंड फॉर्म्ड एन अलायंस इन अ शेप के वो खुद को खुद ही सिक्योर करने में, मतलब एक उनकी जो कमिटमेंट थी वो खुद ही को सिक्योर करने में लग गए और उसके नतीजे में ये ट्रीटी साइन की, मतलब एक स्ट्रेटजी बनाई जिसमें वो खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे आपसे कल भी डिस्कशन की थी कि वो अपने मिलिट्री बजट्स को जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, ख्वाह वो नेटो के प्रेशर में या ट्रम्प के प्रेशर में बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका जो अल्टीमेट विजन है ना अब वो ये नहीं है कि हमें फ्यूचर में अगर 5% ऑफ द जीडीपी हमने डिफेंस को एलोकेट की तो ट्रम्प या जो अमेरिका है, बट उनकी जो अल्टीमेट गोल है इसके साथ वो ये है कि अब हमारे लिए जो अमेरिका की कमिटमेंट्स है ना वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहले थी या कोल्ड वार के टाइम भी थी। सो अब हमें अल्टीमेटली खुद को खुद ही डिफेंड करना है। सो ये आपने रप्चर्स भी बताए। सो इस आर्टिकल की जो क्रक्स जो डिबेट का था ना वो यही था कि ग्लोबल ऑर्डर
जो ट्रम्प की तरफ से जिस तरीके से वीकन हो रहा है ना, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और नाइदर इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। दैट वाज ऑल द डिबेट और ऑल द डिस्कशन इन दैट आर्टिकल। आपको नाम भी बताया और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। सो मूविंग फॉरवर्ड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज या जो है रिपोर्ट्स आई हैं। पहली रिपोर्ट आई है यूएस क्लाइमेट प्रिडिक्शन सेंटर सीपीसी, यूएस क्लाइमेट प्रिडिक्शन सेंटर की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक एल नीनो, अब एल नीनो क्या है? एल नीनो एक जो है ना इफेक्ट है जिससे आपकी जो सरफेस टेम्परेचर है ना वो ग्लोबली वार्म होता है, सेंट्रल और ईस्टर्न जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड जो है ना विंड्स का चेंज आता है, रेनफॉल के पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर और इन चीजों पे पड़ता है। सो एल नीनो इफेक्ट के जो रिलेटेड ये न्यूज चली है 3-4 मंथ से। एल नीनो इफेक्ट मैंने आपके साथ एक गलबन उसमें डिस्कस भी की थी। तो ये क्लाइमेट प्रिडिक्शन सेंटर की जो न्यूज है उसके मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक, जो 81% है चांसेस कि जो ये एल नीनो इफेक्ट है ना इट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग दिस टाइम। और जो टाइम पीरियड बताया गया बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, मतलब कि अक्टूबर और दिसंबर में इसका जो मतलब 81% चांसेस हैं इट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और कितना स्ट्रॉन्ग, जो हिस्टोरिकल एल नीनो इफेक्ट फ्रीक्वेंटली साइकिल उसकी आती रहती है हर 5 साल 8 साल में। 1950 से ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, और इसकी फ्रीक्वेंटली एक साइकिल आती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार जो होगा ना वो अपने रिकॉर्ड से सबसे ज्यादा होगा। 1950 से जब से रिकॉर्डेड है तब से सबसे बड़ा इस इफेक्ट का जो है ना, मतलब वो जो वार्म है ना, टेम्परेचर वार्मिंग, वो सबसे बड़ी होगी। अब क्यों का जो है इम्पैक्ट है ना वो कह रहे हैं कि कितना वेरी स्ट्रॉन्ग इन अ सेंस के जो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ना वो अबव द क्लाइमेट वैल्यू, अबव द इंडेक्स वैल्यू, जो टेम्परेचर का राइज है वो 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा इंडेक्स वैल्यू से। अब इसकी वजह से जो रेन पैटर्न्स हैं, विंड पैटर्न्स हैं, वो डिस्टर्ब होंगे, और इसका पर्टिकुलरली इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जो है इक्वेटोरियल में जो इस रीजन में आती हैं जो कंट्रीज सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में। लेकिन जब ये इतना स्ट्रांग हो गया ना, रिपोर्ट के मुताबिक इसका इम्पैक्ट फिर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। सो अभी फील कर रहे हैं ये हीट जो है। आप रिसेंटली कुछ वाइल्ड फायर्स हुई हैं अमेरिका में भी रिपोर्टेड और ऑस्ट्रेलिया में भी, लेकिन ये इम्पैक्ट जो सही फॉर्म अख्तियार करेगा वो दिसंबर और अक्टूबर के मंथ में। दैट वाज द न्यूज और रिपोर्ट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। मूविंग फॉरवर्ड, जो दूसरी आई है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक रिपोर्ट, वो आई है कि एआई बूम एंड इट्स इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स क्लाइमेट इफेक्ट्स। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आप उसके बूम के बहुत सारे इफेक्ट लिखते हैं, और उसकी जो है किस तरीके से वो जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है उस पर इम्पैक्ट कर रहा है, या एआई किस तरीके से जो है हमारे डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, मिसाल इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है उसका, जॉब लॉसेस से रिलेटेड। वैसे जो क्लाइमेट इफेक्ट है ना उसका वो बहुत कम एड्रेस होता है। अभी रिसेंटली जो आज रिपोर्ट आई है वो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही स्टैट्स जारी किए हैं कि उनकी जो एआई टेक जायंट जो सेंटर्स हैं जहां पर प्रोसेस होते हैं, वहां पर उससे जो एआई से रिलेटेड सेंटर्स हैं उनमें जो कार्बन इमिशन है दैट हैज जम्प 27% इन लेटेस्ट फिजिकल ईयर। पिछले साल में मतलब कि उनकी जो कार्बन इमिशंस हैं 27% जंप हुई हैं। अब ये उसके जो वर्सनिंग इन्वायरमेंटल इफेक्ट है ना वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देयर इज अ रेस टू बिल्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, और एआई की जो रेस है ना वो बढ़ती जा रही है। अब इसके मुताबिक जो थे ना टोटल इमिशन जो माइक्रोसॉफ्ट के उन जो टेक हाउसेस थे उनकी जो टोटल मतलब इमिशंस थे वो 21.1 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये इस फिस्कल ईयर में रिकॉर्ड किए गए। उसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया, बताया, मतलब इस न्यूज में यह भी बताया गया था कि जो गूगल है, गूगल
गूगल के जो और amazon, इनके जो एआई जो हाउसेज हैं, पावर हाउसेज हैं, जहां से प्रोसेस होता है, या जो सेंटर्स हैं, उन्होंने भी जो डेटा दी थी उसके मुताबिक 18% सर्ज गूगल के उसमें आया है, कार्बन इमिशन में, और 16% अमेजोन के जो एआई हाउसेज हैं। अब ये क्या, ये जो तीनों कंपनीज है, ये एक्नॉलेज कर रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपेंशन की वजह से किस तरीके से कार्बन इमिशन हो रही है, और एआई का जो क्लाइमेट इंपैक्ट है उसके उससे रिलेटेड ये बहुत बड़ा फैक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, आज हम कुछ और एक इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक फोरकास्ट से रिलेटेड न्यूज थी, रिपोर्ट थी, वो ये थी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना जो है पाकिस्तान की ग्रोथ रेट की प्रेडिक्शन की है, और उनके मुताबिक जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट होगा अगले फिस्कल ईयर 27 में, वो 3.7% होगा। मैंने कुछ दो दो लेक्चर्स पहले आपको बताया था, स्टेट बैंक का जो टारगेट था, या स्टेट बैंक की जो प्रोडिक्शन थी, वो 4% थी, मतलब जो गवर्नमेंट की प्रोडिक्शन थी। और ये जो इसका रीजन बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हायर एनर्जी कॉस्ट एंड एंटीसिपेटेड प्रेशर ऑन फॉरेन रेमिटेंसेस फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानी। अब ये दो इन फैक्टर्स की वजह से, हायर एनर्जी कॉस्ट आपको पता है, ऑनगोइंग वॉर, और इसका एक प्रोजेक्शन जो एडीबी की प्रोजेक्शन है वो 4% पे 3.7% पे गई। अब उससे पहले जो प्रोजेक्ट किया था ना अप्रैल 2026 में, वो प्रोजेक्ट किया था कि 4.5% जो है ना ग्रोथ होगी, और वो अपनी ग्रोथ की प्रोजेक्शन को 0.8% कम कर गए हैं अब इसकी वजह से। अब जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो मैंने आपको बताया 4% उन्होंने बताया था पहले, और इन्फ्लेशन को 8.2% पे। उसके साथ साथ मैं रिलेटिवली आपको, और जो आईएमएफ की जो एंटीसिपेशन है ना, वो है 3.5% ग्रोथ होगी पाकिस्तान की नेक्स्ट फिस्कल ईयर में। अब ये क्यों जरूरी है? आपको पता चलता है कि आपका ग्रोथ रेट कहां पर होगा, क्योंकि फरवरी में अगर एग्जाम हो रहे हैं तो जुलाई में जाके हमें, मतलब अपनी जब इकोनॉमिक सर्वे आता है तब पता चलता है कि क्या ग्रोथ रेट थी। उससे पहले आप एंटीसिपेशन ही लिखते हैं, जो कि बड़ी बड़ी आईएमएफ, एडीबी, या गवर्नमेंट, या फाइनेंस मिनिस्ट्री, या स्टेट बैंक के जो रिलीज फोरकास्ट होती हैं उन्हीं से रिलेटेड आप बताते हैं। सो ये तीन थी, 3.5% आईएमएफ की फोरकास्ट है, 3.7% एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, और गवर्नमेंट की फोरकास्ट है 4%। इट मींस के हमारा ग्रोथ रेट कहीं 3.5 से 4.5 के बीच में ही होगा अगले ईयर में। सो मूविंग फॉरवर्ड, एक और थी पाकिस्तान ने जो टैरिफ रैशनलाइजेशन स्कीम है, उसके मतलब जो अभी स्टेट्स आए हैं, इंपोर्ट्स, पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक के जो टैरिफ रैशनलाइजेशन ड्राइव थी ना गवर्नमेंट की अंडर द पॉलिसी टैरिफ रिफॉर्म प्लान 2025 से 30 का, उसकी वजह से जो हमारी इस बार नियरली 2/5 ऑफ आवर टोटल इंपोर्ट बिल एंटरिंग ड्यूटी फ्री ड्यूरिंग द आउटगोइंग फिस्कल ईयर। अब वो कौन सा थे, मतलब ये जो 2/5 था ना हमारा इंपोर्ट बिल, वो ड्यूटी फ्री आया था। अब इसमें कौन कौन सी चीजें थी, इसका जो टोटल अमाउंट था $27 बिलियन था, और टोटल जो हमारी इंपोर्ट्स थी वो 39% कॉन्स्टिट्यूट होता है, और टोटल इंपोर्ट्स थी 68.99 बिलियन, और वो कस्टम ड्यूटीज की उसमें मद में नहीं आया। अब उसमें जो मोस्टली चीजें थी ना, वो पार्ट्स थे जो कि हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स में मदद करते हैं। ऐसी मशीनरी या ऐसे इक्विपमेंट्स इसकी मद में आए जो कि हमारी एक्सपोर्ट्स सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। सो दैट वाज द टैरिफ रैशनलाइजेशन स्कीम, जिसकी वजह से हम मतलब हमने देखा था कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म किया था लास्ट ईयर, और उसका नतीजा आप इस टैरिफ रैशनलाइजेशन स्कीम से देख सकते हैं कि आप जो मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, जो कि हमारी लोकल इंडस्ट्री को सस्टेन करे, या लोकल एक्सपोर्ट्स को जो है वो उसको मदद करे उसको बढ़ाने में, उस पे आपने टैक्सेशन कम की और उसका इम्पैक्ट आया। सिमिलरली ये आप रिलेटिवली केस बता सकते हैं, जब मैंने आपको कॉटन की एग्जांपल दी कि कॉटन जो सीड्स हैं या कॉटन केक्स हैं, उनकी इंपोर्ट पे आपने 20% ड्यूटी आयद की हुई है। अगर वो टैरिफ रैशनलाइजेशन स्कीम में आ जाए, so it would be very better for our agriculture sector too. Moving forward,
लास्ट न्यूज़ है जो दोबारा से यूएस ईरान वॉर एस्केलेट हो गई है और वायलेंस की एक फ्रेश साइकिल आई है दोबारा। यूएस ने जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ईरान पे इल्ज़ाम या ईरान मतलब यूएस, सऊदी अरेबिया और कतर ने ये स्ट्राइक्स की कंफर्मेशन की थी कि 3 जो हैं मर्चेंट वेजल्स थी जिन पे ड्रोन अटैक्स हुए थे, उसके रिटेलिएशन में यूएस ने स्ट्राइक्स की और वो 2 दिनों से कंटिन्यूस हैं। अब यूएस ने कहा है कि हमने 90 मिलिट्री टारगेट्स को अटैक किया है। और एक बहुत बड़ा बयान जो इजराइल की तरफ से है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, वो कह रहे हैं कि वी आर रेडी टू अटैक ईरान फॉर द थर्ड टाइम। इट्स अ वेरी कंसर्निंग न्यूज कि ये वॉर फिर दोबारा से रीइग्नाइट हो सकती है। और इसका इम्पैक्ट भी जो पहला सामने आया वो ये है कि ऑयल प्राइसेस जो है ना 2% बढ़ गई हैं। वो गालबन $78 ब्रेंट क्रूड ऑयल में जो है ना पर बैरल कॉस्ट पहुंच गई है। और ये जो की पॉइंट ऑफ कंटेंशन है ना, वो है तेहरान जो है ना इंसिस्ट कर रहा है कि कंट्रोल करे वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को। और ये जो के वॉर से पहले फ्री पैसेज था, अब वॉर से पहले वो फ्री पैसेज था, अब वॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट ऑफ फाइटिंग अगेन है ना, जैसे वॉर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पहले ऑब्जेक्ट थे यूएस के वी विल ओवरथ्रो रिजीम अकॉर्डिंग टू देम और न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ऑल दोज थिंग्स। और जो अब एम है ना वो सिर्फ यूएस का ये है कि ये जो फ्री पैसेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये फ्री पैसेज ही रहे। सो उनके एम डिक्रीज हो गए हैं, वो एक पॉइंट पे आके खड़े हो गए हैं, अब वो पहले वाले एम्स नहीं है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तेहरान अपना कंट्रोल चाहता है। यूएन बैग जो ओमानी रूट है ना वो अभी क्लोज हो गया है इसकी एस्केलेशंस के बाद। अब ये मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न और साउदर्न रूट्स, ये ईरान इंसिस्ट कर रहा है कि जो शिप्स हैं वो जो है अपना मूव करें नॉर्दर्न रूट से, जो कि ईरान के एम्बेट में आता है या ईरान की जो एक्सेस में आता है। लेकिन जो यूएन का एक बैक रूट है जो कि ओमानी पोर्ट से या ओमानी जो है वाटर टेरिटरी से गुजरता है, जिसपे ये जो शिप्स जो अटैक हुई थी ना वो उसी रूट पे जो जा रही थी उस पे हुई थी। दिस वाज ऑल डिस्कशन आज के लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके लिए मजीद ऐसी न्यूज़ लाएंगे। थैंक यू सो मच।